हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। एक्चुअली में कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम पीरियड जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो आज के टाइम में सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों मायने रखती है और इस चैप्टर में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे और साथ में कुछ आपको देने वाला हूं बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स भी। तो आप अपने साथ पेन और पेपर, जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूं, पेन और पेपर आपने रखना है। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में बता रखा है कि सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट दिस टर्म मीन, या सिक्योरिटी इज नॉट द बिजनेस ऑफ ऑनरी सिटीजन। तो अगर ये काम जो है आम आदमी का नहीं है तो सिक्योरिटी का काम फिर किसका है? तो यहां पर ये देखना जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, हमें ये जानना है मोर अबाउट द टर्म सिक्योरिटी, व्हाट एग्जैक्टली ये क्या होती है एंड व्हाट आर इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इंडिया अपने आप को इस अगर लेवल पे देखिए तो कहां अपने आप को पाता है। तो ये चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस करेगा टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट सिक्योरिटी एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग इन माइंड डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे टू डिफरेंट वेज जिसमें सिक्योरिटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो सिक्योरिटी का जो एक जनरल मीनिंग है वो है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी किसी भी तरह के खतरे से हमें आजादी होना। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ, ये जो है हमेशा ही खतरे में रहते हैं। हम भी खतरे में हैं हमेशा और हमारी स्टेट भी खतरे में होती है। तो क्या इसका मतलब है कि हर सिंगल थ्रेट जो है उसे आप सिक्योरिटी थ्रेट मानेंगे? अब देखो, मैं अपने घर से बाहर जाता हूं तब भी खतरा है, किसी न किसी तरह का कोई चीज मेरे ऊपर ना गिर जाए या मैं कहीं ना गिर जाए। तो ये चीजें कहते हैं कि क्या सभी तरह के थ्रेट को आप काउंट करोगे? आवर वर्ल्ड वुड बी सैचुरेटेड विद सिक्योरिटी इश्यूज, यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड है ना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में हमें कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी में हमें कंसीडर करने हैं। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सम, जो क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी अराइजेस व्हेन कोर वैल्यूज ऑफ ए कंट्री। अब देखिए, कुछ लोगों का तो ये कहना है जब आपकी कोर वैल्यू किसी भी कंट्री की हार्म होती है, जैसे कि सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अभी आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द चैप्टर नंबर 5 तक आ चुके हैं। कई बार आपने वर्ड सुनेंगे, सोवेरेनिटी क्या होती है, जस्ट लाइक आपकी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस आपकी जो, या फिर जो आपकी टेरिटरी को कोई हार्म करने वाला हो। तो ये जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, अगर ये हार्म होती है तो शायद इनको हम कंसीडर करेंगे। एंड द कोर वैल्यूज ऑफ ए कंट्री एज ए होल और द कोर वैल्यूज ऑफ ऑनरी वीमेन एंड मेन इन द स्ट्रीट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजंस ऑलवेज हैव द सेम नोशन ऑफ कोर वैल्यूज एज ऑर्डिनरी सिटीजंस। तो यहां गवर्नमेंट यही चीजें देखती है कि क्या कोर वैल्यूज हो सकती हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी क्या होती है, कितना जो है इंटेंस है ये थ्रेट, वो हमें देखना है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि हाँ खतरा हो सकता है। कैन ऑल दोस थ्रेट्स बी ब्रॉट इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो कंक्लूजन क्या, सिक्योरिटी रिलेट्स टू ओनली एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। तो ये कंक्लूजन एंड में निकला है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक थ्रेट है ना वही इस कैटेगरी में रखा जाएगा, थ्रेट दैट कुड सो एंडेंजर द कोर वैल्यूज। तो वी मस्ट एडमिट दैट सिक्योरिटी रिमेन्स ए स्लिपरी आइडिया। अब देखिए, सिक्योरिटी को लेकर भी हम कह सकते हैं स्लिपरी आइडिया है। जैसे सिक्योरिटी में बी डिवाइडेड इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, एंड सेकंड है आपका नॉन ट्रेडिशनल। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जो ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल का मतलब होता है जब आपको किसी दूसरे देश की आर्मी से खतरा होता है, मिलिट्री थ्रेट होता है। तो देखिए, अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, ग्रेटेस्ट डेंजर एक कंट्री को होता है फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम अनदर कंट्री, जो आपकी कोर वैल्यूज को हार्म कर सकती है। कौन सी? जिनके बारे में हम बात कर सके, सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब देखिए, जो मिलिट्री एक्शन है वो ऑल्सो इंडेंजर करते हैं लाइव्स ऑफ ऑनरी सिटीजन एंड सोल्जर्स। तो इन रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट ऑफ वॉर, एक गवर्नमेंट के पास, जैसे सपोज कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो सरकार के पास तीन चॉइसेस है। पहली क्या है? टू सरेंडर, यानी आप अपने आप को सरेंडर कर दो भी, ठीक है हमने हार मान ली। मींस गवर्नमेंट में सरेंडर व्हेन वॉर हैपेंस, बट दे विल नॉट एडवर्टाइज दिस एज अ पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब वो फिर पॉलिसी है जैसे कंट्री की, तो उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे भी हमने सरेंडर किया। दूसरा क्या है? टू प्रिवेंट अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर विच इज कॉल्ड डेटरेंस। अब देखिए, अगर वॉर से आप बचना चाहते हैं तो इसे हम कहेंगे डेटरेंस, ये डेटरेंस कहा जाता है। एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग द वॉर, ये होता है डिफेंस। अब आपको डेटरेंस का मतलब पूछा जाए तो आपने ये बताना है। अगर आपसे पूछा जाए डिफेंस क्या होता है, तो वो होता है लिमिटिंग और एंडिंग द वॉर।
तो वो होता है आपका डिफेंस। इसके अलावा जो है टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी जब आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, जब वॉर एक्चुअली हो जाती है, और एज टू डिनाई अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। फिर उसके देखिए अपने बचाव में कुछ तो आप करोगे, कुछ तो आप करोगे, उन पे अटैक करोगे, कैसे भी जो है उनको रोकने की कोशिश करोगे। तो ये हमारा जो है ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का एक्सटर्नल में। तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट एक और भी हो सकता है वो है बैलेंस ऑफ पावर। जैसे नेबरिंग कंट्री जो है मे नॉट से इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक बट दिस कंट्री इज वेरी पावरफुल, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपके अगेंस्ट हो जाए या आपके साथ कुछ ऐसा काम कर दे। तो गवर्नमेंट जो है फिर क्या करती है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर बना के रखती है विद अदर कंट्री विद whom they have differences or had conflict in the पास्ट। अब जैसे हम बात कर सकते हैं जब यूएसए और यूएसएसआर का दौर चल रहा था उस टाइम इंडिया ने यही तो किया था कि यूएसएसआर के साथ अपना अलायंस किया थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए, यानी ताकि अमेरिका भी उनको डोमिनेट न कर सके। ऐसी जो टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो आप कैसे कर सकते हो, जब आप अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लोगे। Although economic and technological power are also important since they are the basis of military power। देखिए आपकी जो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी मिलिट्री भी अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने बोला इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर भी आप उसमें कंसीडर करेंगे। फोर्थ कंपोनेंट, अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर में क्या है कि आपने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बैलेंस ऑफ पावर आप तब कर सकते हैं, फिर दूसरे देश पहले सोचेंगे भी इनके साथ पंगा ले ना ले। अब फोर्थ कंपोनेंट क्या है, अलायंस बिल्डिंग है। एंड अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, यानी अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, रोकने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए, या कोई भी मिलिट्री अटैक है तो मोस्ट अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज। अब कंट्रीज कैसे अलायंस फॉर्म करती है, टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर। अलायंसेस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया, जैसे यूएस ने, सिंपल सी बात है, यूएस ने बैक किया था इस्लामिक मिलिटेंट अफगानिस्तान में अगेंस्ट सोवियत यूनियन 1980। ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि आप नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आपके जो हैं ये अलायंसेस चेंज होते रहते हैं। यूएस ने अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स को, इस्लामिक मिलिटेंट को बैक किया कब, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट 1980 में, बट लेटर अटैक देम जब अलकायदा जो इन्हीं मिलिटेंट का एक ग्रुप था उन्होंने अमेरिका के ऊपर जो है अटैक कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो 11 सितंबर 2001 की बात है। ऐसी ट्रेडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटी में मोस्ट थ्रेट जो है वो कहां से आते हैं, आउटसाइड द बॉर्डर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर विद इन ए कंट्री हम देखें, ये रेगुलेट होता है, एक्नॉलेज होता है सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, यानी वो कौन सी है, सरकार। विद इन द कंट्री तो सरकार को देखना है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है जो किसी कंट्री के अंदर जाके इस चीज को कंट्रोल कर पाए, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कई बार यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी हेल्पलेस होती है। तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। तो हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, वो चाहे एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर इंटरनल थ्रेट है। अब देखते हैं जैसे ट्रेडिशनल नोशन में इंटरनल थ्रेट आपका आता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी से भी है बट नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। अब देखिए इसका रीजन क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्री ने इस चीज पे कोई फोकस नहीं किया, हमें इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब लड़ाई शांत हो गई है, हम अपना सेटल। ये जो है एक्चुअल में बाहर वाले थ्रेट पे ज्यादा फोकस है और इधर इन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, देयरफॉर दे फोकस्ड ऑन थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। एंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस और सोवियत लेड कम्युनिस्ट अलायंस feared a military attack from each other। कुछ यूरोपियन पावर भी हैं जो कंटिन्यूड थी वरी अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम colonized people who wanted independence, like French fighting in the Vietnam in 1950 और British fighting in the Kenya in 1950 and early 1960। तो देखिए ये क्या था, बाहर का डर था उन्हें, अंदर वाला डर उनको नहीं था। अंदर मींस इंटरनल, उनको लग रहा था हमें सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, और इनका जो मेन फोकस किस पे था, वो सारा का सारा बाहर वाले पे था। जैसे कॉलोनाइज यानी जो कॉलोनीज हैं, दे बिकेम फ्री फ्रॉम द लेट 1940 ऑनवर्ड्स। उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल यूरोपियन पावर की तरह थे। अब बहुत सारी कंट्री, जैसे सपोज 1940 की बात कर रहे हैं तो इंडिया भी उस टाइम ही आजाद हुआ था, तो हम भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर वरी थे। तो सब न्यूली इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्री की पहले बात कर लेते हैं। दे बिकेम मेंबर ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंसेस। कुछ ने यूएसए का अलायंस कर लिया, कुछ ने जो है यूएसएसआर का। तो दे हैड टू वरी अबाउट कोल्ड वॉर बिकमिंग ए हॉट वॉर और ड्रैगिंग देम इनटू द हॉस्टिलिटीज। तो कोल्ड वॉर बिटवीन टू सुपर पावर वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ
ऑल वॉर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1/3 जो वॉर होती है उसमें कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का भी रोल रहा, तो 1/3 अब देखिए इसमें मेंशन कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ दीज वॉर वर फॉट इन थर्ड वर्ल्ड। अब हम कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड जो डेवलपिंग है जैसे कि यूएसएसआर के अंडर थी, थर्ड वर्ल्ड वो है जो बहुत पीछे हैं अभी। तो जैसे यूरोपियन कॉलोनियल पावर feared violence in colonies, some colonial people feared after independence they might be attacked by their former colonial ruler in Europe, so they had to prepare therefore to defend themselves against an imperial war। अब सपोज हम ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो हमें ये डर था कि कभी दोबारा जो है ब्रिटेन हम पर अटैक ना कर दे। ऐसी बहुत सारी और कॉलोनी भी थी जो फ्री हुई, लेकिन उसके बाद वो डर तो रही थी हमेशा। तो एशिया और अफ्रीका की बात करें, डिफरेंट जो है यानी ये जो है ना सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री कौन कौन सी हैं एशिया और अफ्रीका में, दे वर डिफरेंट फ्रॉम चैलेंजेस इन यूरोप इन टू वेज। अब यूरोप की तो कॉलोनीज को लेकर सिर्फ है, एशिया और अफ्रीका के चैलेंजेस क्या हैं यहां हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, यानी अंदर ही जो है वो कह रहे हैं कि हमें अपना अलग ग्रुप बनाना है, अलग कंट्री बनानी है। जैसे श्रीलंका में आपने देखा तो न्यूली जो कंट्री है फेस प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद इन नेबरिंग कंट्री। एक तो सबसे बड़ा उनको अपने पड़ोसी देश से खतरा है, दूसरा क्या अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री feared their neighbors more than they feared US और सोवियत यूनियन और फॉर्मर कॉलोनियल पावर। वो लड़ाई झगड़ा करते थे ओवर द बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज और कंट्रोल ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन। तो इंटरनली देखिए जो न्यू स्टेट्स हैं उनको किस चीज का डर है, थ्रेट फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इसका मैं बता चुका हूं, फ्रॉम इंडिपेंडेंट कंट्री ए नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट एन इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडिंग टू टेंशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। Internal wars now make up more than 95% of armed conflict fought anywhere in the world। 1946 से 1991 के बीच भी अगर बात करें, यहाँ मैंने डाटा दिया हुआ है, तो there was a 12-fold rise in number of civil war, greatest jump in 200 years। ये बहुत बड़ा नंबर है जो सिविल वॉर आपको देखने में मिली है इतने टाइम पीरियड में। जैसे कॉलोनीज जो है आज होती 1940 ऑनवर्ड, तो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न बहुत वैसे ही वैसे थे। तो अगर हम बात करें कि हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन उन्होंने क्या बोला है, यानी अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। जितनी भी कंट्रीज हैं दे बिलीव दैट दे शुड ओनली गो टू वॉर फॉर राइट रीजंस, प्राइमरली सेल्फ डिफेंस या फिर प्रोटेक्ट करना है अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड से। तो वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट आर यूज्ड। अब देखो जो युद्ध होता है, अब क्या आप हथियार यूज करोगे उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, यानी हमें कौन सी किलिंग को रोकना है, मीन्स आर्मीज मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कॉम्बेटेंट्स और अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग कॉम्बेटेंट्स, यानी जो है जो जिनको इस वॉर से कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी वॉर हो भी गई है तो आप आर्मी के साथ लड़िए ना, आम आदमी के साथ तो नहीं कर सकते ऐसा। एंड फोर्स मस्ट बी यूज्ड अगर सभी ऑल्टरनेटिव फेल हो चुके हैं। ट्रेडिशनल व्यू एक्सेप्ट्स अदर फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन लाइक डिसआर्मामेंट। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कोऑपरेशन की, कोऑपरेशन का एक और एस्पेक्ट भी है, वो क्या है, डिसआर्मामेंट, और इसके बाद है हमारा आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब देखिए जब डिसआर्मामेंट की बात करते हैं या आर्म्स कंट्रोल की, तो आपने देखा होगा यूरोप में यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में बड़े सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। जैसे डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स। फॉर एग्जांपल 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, 1997 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, यानी उन्होंने बैन किया था प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं मोर देन 155 स्टेट्स ने एग्री किया था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस को, और 193 ने केमिकल वेपन कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया। बोथ कन्वेंशंस इंक्लूडेड ऑल ग्रेट पावर, बट अब यहां पर बात आती है सुपर पावर्स यूएस एंड सोवियत यूनियन वो थर्ड टाइप ऑफ वेपन को नहीं छोड़ना चाहते थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। सो दे परस्यूड आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट करती है जो एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ट्रीटी हुई थी 1972 में, ट्राई टू स्टॉप यूएस एंड सोवियत यूनियन फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल एज ए डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च ए न्यूक्लियर अटैक। तो देखिए इन्होंने एग्रीमेंट तो बहुत साइन किए, क्योंकि जब भी वॉर का खतरा होगा तो उसका कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ है कोऑपरेशन, पीछे हमने बात की कोऑपरेशन की, अब दूसरा है इसमें डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट करती है एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए एक और आता है, यानी इन्होंने जो है कुछ और यूएस और सोवियत यूनियन ने कुछ और एग्रीमेंट भी साइन की, जैसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जो है 2, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा। सॉल्ट 2 है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गई 1968। ये कुछ एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है जो इन्होंने इसी पर्पज के लिए साइन की थी कि अब हम ये वाले कुछ एक वेपन्स नहीं बनाएंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, जैसे ये देखिए जिसमें मेंशन किया गया दोस कंट्री दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जब इन्होंने बोला कि हम ये फॉलो करेंगे, तो 1967 तक जिन्होंने अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिए थे या कर चुके थे, वो उनको तो राइट था कि वो रख सकते हैं, बाकी नई कंट्री के ऊपर ये बैन कर दिया, अभी वो नहीं कर सकते। तो दो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिड नॉट अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, रादर इट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट कुड हैव देम। तो वेपन तो कम नहीं हुए, लेकिन जो कंट्री रख सकती थी उनका नंबर जरूर इससे कम हो जाने वाला था कि हाँ वो आगे बना ही ना पाती इनको। इसके बाद है ट्रांजिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज ए मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप कैसे कॉन्फिडेंस बना लोगे। देखो आप सारी चीजें बता दो अपने दुश्मन को, कैसे बताओगे वो इसमें मेंशन किया है। जैसे व्हाट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ए प्रोसेस विच कंट्री शेयर, जैसे आइडियाज इंफॉर्मेशन अपने राइवल्स के बारे में, दुश्मन के बारे में बताओ, उनकी मिलिट्री इंटेंशंस और किस पॉइंट तक जो है मिलिट्री प्लान है, एंड दिस इज ए वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग और ए सरप्राइज अटैक। देखो सब कुछ बता रहे हैं हम आपको कि सरप्राइज अटैक नहीं होगा, अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस दे पोजेस एंड इंफॉर्मेशन ऑन वेयर दोज फोर्सेस आर डिप्लॉयड, और ये भी बताना कि हमने वो फोर्सेस कहां डिप्लॉय कर रखी हैं, थोड़ा सा हिंट पहले दे दो। तो इन शॉर्ट अगर देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इसलिए डिजाइन की गई टू इंश्योर दैट राइवल्स डोंट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस परसेप्शन। ओवरऑल देखें जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है, तो दे आर प्रिंसिपली कंसर्न्ड विद द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अब देखो किस चीज के लिए है, मिलिट्री फोर्स को थोड़ा सा कोशिश करना या उसके डर से बचना। तो अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, इज बोथ प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल मींस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी, दोनों चीजों में ये हेल्पफुल है आपको। अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री थ्रेट से ऊपर भी चले जाते हैं एंड क्वेश्चन करते हैं अदर 3 एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, किसको हम सिक्योर कर रहे हैं, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट और अप्रोच टू सिक्योरिटी, मीनिंग ऑफ रेफरेंट। अब मीनिंग ऑफ रेफरेंट देखिए इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी बाय रेफरेंट मतलब है सिक्योरिटी ऑफ फॉर हु, किसकी सिक्योरिटी, रेफरेंट का मतलब है। तो इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में रेफरेंट का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। रेफरेंट में ट्रेडिशनल में सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विद इट्स टेरिटरी, जिसको ये गवर्न कर रही है इसकी इंस्टीट्यूशंस। इन नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या है, रेफरेंट थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट द स्टेट बट ऑल्सो अबाउट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी जो सारी यहाँ पर रहती हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर सेम थिंग, बट यहां पर एक चीज थोड़ी सी डिफरेंस है, वो क्या है, डिफरेंट है। सिक्योर स्टेट्स जो है दे डोंट मीन सिक्योर पीपल, प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो अब लास्ट ईयर की देखिए 100 ईयर में क्या है, मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट देन बाय द आर्मीज। तो ये भी एक थोड़ी सी बात आ जाती है कि इनकी सरकार ही इनको जो है मार देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, तो यहां ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है, वो देखिए क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसके अलावा जो इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट और सेकंड होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। जैसे कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब है वायलेंट थ्रेट टू इंडिविजुअल्स, और एज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान बोलते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनल वायलेंस से हम अपनी कम्युनिटीज को बचा रहे हैं,
ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहता है ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड हंगर, डिसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, बिकॉज ये ज्यादा लोगों को मारते हैं, ना कि वॉर या जेनोसाइड या टेररिज्म कंबाइंड। तो ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट एंड वायलेंस। तो हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नैरो कॉन्सेप्ट है या फिर ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रॉड कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। अगर ब्रॉडेस्ट सेंस में देखिए, ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा आल्सो encompasses इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। Put differently, broadest formulation stresses what has been called freedom from want and freedom from fear respectively। यानी जो हमारी want की फ्रीडम है या fear की फ्रीडम, वो हमारे पास होनी चाहिए, यानी डर से हमें जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, इच्छाएं हमारी जो हैं वो पूरी हो जाएं, जो हम चाहते हैं जैसा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, व्हेन वाज द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज, ये कब आते हैं 90s में, जब ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट आते हैं सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म और हेल्थ एपिडेमिक्स या एड्स या बर्ड फ्लू, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई अकेली कंट्री इन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकती। तो कुछ सिचुएशन में क्या होता है, वन कंट्री मे हैव टू बियर द बर्न ऑफ अ ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल, अब देखिए जैसे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, उसमें अकेली एक कंट्री का रोल नहीं है। जब एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, बहुत सभी कंट्री का रोल है, लेकिन कई बार कंट्री एक को उसका जो है ना इफेक्ट फेस करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ए सी लेवल राइज इन 1.5 to 2 मीटर वुड फ्लड 20% ऑफ बांग्लादेश, inundate most of the Maldives and nearly half the population of Thailand, जो है उसको खतरा हो सकता है। तो since these problems are global in nature, international cooperation यहाँ पर vital है और इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में क्या आता है, देखिए जो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखिए, बहुत ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी फोकस करते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट ऑफ टू सिक्योरिटी। जैसे टेररिज्म, टेररिज्म में क्या, एक पॉलिटिकल वायलेंस है दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली। और अगर इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, इसमें सिटीजन्स और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। तो सिविलियंस टारगेट्स आर यूजुअली चोजन, जो सिविलियंस के टारगेट करने के लिए चूज किया जाता है ताकि लोगों को, पब्लिक को जो है टेरराइज किया जा सके। और यूज अनहैप्पी ऑफ पब्लिक, यानी ये क्या करते हैं, अनहैप्पीनेस ऑफ पब्लिक को यूज करते हैं एज ए वेपन अगेंस्ट द नेशनल गवर्नमेंट और अदर पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने देखा होगा टेररिज्म कैसे स्प्रेड करते हैं, टेररिज्म की फीलिंग कैसे स्प्रेड की जाती है, टेरर की फीलिंग कैसे स्प्रेड करते हैं। जैसे क्लासिक केसेस है टेररिज्म की, उसमें हाईजैकिंग ऑफ प्लेन आता है। जैसे आफ्टर 11 सितंबर 2001 जो टेररिस्ट अटैक हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में, ये उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, अगर ह्यूमन राइट्स को देखिए, इनको तीन टाइप में डाला गया। जैसे फर्स्ट राइट क्या है, पॉलिटिकल राइट है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या असेंबली हो जाना। सेकंड टाइप क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है। और थर्ड क्या है, राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक और इंडिजिनस माइनॉरिटीज। सो व्हाइल देयर इज ब्रॉड एग्रीमेंट, अब हर कोई जो है कहता है कि चलो ठीक है हम एग्रीमेंट करते हैं किसमें, ऑन दिस क्लासिफिकेशन, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन which set of rights should be considered as universal human right or what international community should do when rights are being violated। अब किसी को ये तो पता नहीं है कि कौन से राइट्स को हम यूनिवर्सल राइट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कुछ केसेस है ह्यूमन राइट वायलेशन के, जैसे 19 में जो डेवलपमेंट सच है, इराक ने कुवैत को इन्वेड किया, जेनोसाइड हुई रवांडा में, इंडोनेशिया की जो मिलिट्री के लिए, यानी उन्होंने ईस्ट तिमोर के बहुत सारे लोगों को मारा, ये कुछ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है। तो यहाँ पर क्या कर लिया गया। इसके अलावा सम आर्ग्यू दैट यूएन चार्टर, जो यूएन चार्टर है वो एम्पावर करता है द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, की ह्यूमन डिफेंस के लिए आप हथियार उठा सकते हो। और अदर्स आर्ग्यू दैट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स विल डिटरमाइन व्हिच इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूएन विल एक्ट अपॉन। तो यहां पर ये भी बता दिया जाएगा कि कहां पर यूएन को इंटरवीन करना है और नहीं करना। अब ग्लोबल पॉवर्टी बहुत बड़ा इशू है। देखिए अब जैसे जो है ग्लोबल पॉवर्टी एक इनसिक्योरिटी रहती है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 760 करोड़ है, लेकिन हो सकता है 1000 करोड़ तक चली जाएगी 21st सेंचुरी के मिडल तक जाते जाते। और हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 6 कंट्री में, कौन सी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और अमंग वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री की बात करें, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल यानी इन 50 ईयर्स, यानी जितनी गरीब कंट्री है वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है।
हो सकता है जो 50 इयर्स में ट्रिपल हो जाए। तो वेयर एज मैनी रिच कंट्री विल सी पॉपुलेशन श्रिंकेज। आपने देखा होगा मैनी जो यूरोपियन कंट्री में क्या हो रहा है, हाई पर कैपिटा इनकम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन जो गरीब कंट्री है वहां वो बिल्कुल रिवर्स है, वहां क्या होता है, लो कैपिटा इनकम है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। तो ये आपको देखने में मिलेगा। तो 21st सेंचुरी में मोर पीपल वर किल्ड इन वॉर इन दिस रीजन। जो कुछ गरीब कंट्री हैं वहां पर ही ज्यादा हुए हैं, वहां ज्यादा लोग मारे गए हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी। तो माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं किसी भी कंट्री में, और रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनको सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी दोनों के इनकी मैंने वो डेफिनेशन दे रखी है। इसके अलावा while refugees leave their country of origin, people who have fled their home but remain within national borders are called internally displaced people। तो तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अपनी कंट्री के अंदर ही रहते हैं बट डिस्प्लेस हो गए हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल उठा के हम दे सकते हैं कश्मीरी पंडितों का, तो वो जो हैं इधर आ गए थे, तो इसकी वजह से ये वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अब आपको मैं ये जो एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इसमें वेयर आर वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्प्लेस्ड पीपल बीइंग होस्टेड। तो ये इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिए अमेरिका में कितने 16% है, यूरोप में 17% है, एशिया और पैसिफिक में 11% है, अफ्रीका में 30% सबसे ज्यादा है, और मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में 26% है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर ये था। तो अभी इसके बाद आगे चलते हैं, वो क्या है, हेल्थ एपिडेमिक्स, एचआईवी एड्स की बात करें। हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि एचआईवी एड्स, बर्ड फ्लू या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दे हैव रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिज्म। आपने देखा होगा, यानी कोविड भी ऐसी स्प्रेड हुआ था माइग्रेशन की वजह से, या बिजनेस या टूरिज्म या मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से। तो वन कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस अफेक्ट्स इन्फेक्शंस इन द अदर कंट्री। सपोज एक कंट्री नहीं रोक लगा पा रही है, जैसे कोविड का एग्जांपल है, चाइना से आया तो सभी कंट्री ने मिलकर एक ही रास्ता ढूंढा कि अपने जो है रास्ते बंद कर दो आने जाने के, ट्रैवलिंग के, तो इसलिए कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन अगर ये नहीं रोक पाते तो समझिए दूसरी कंट्री के लिए खतरा है। और बाय 2000 अबाउट 4 करोड़ पीपल एचआईवी एड्स से इन्फेक्टेड थे वर्ल्ड वाइड, एंड 2/3 अफ्रीका से थे एंड हाफ द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया से। तो इन नॉर्थ अमेरिका एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, न्यू ड्रग थेरेपीज dramatically lower the death rate from HIV AIDS in the late 90s। बट ये जो हैं बहुत एक्सपेंसिव थे और हर कंट्री से अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। कुछ अदर डिसीजेज है जैसे कोरोना, इबोला या हैंथा या हेपेटाइटिस सी हैव बीन इमर्स्ड, और एपिडेमिक्स जो हैं among animals they have major economic effect। जैसे 90 में ब्रिटेन हैज लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि वहां पर क्या था, मैड काउ डिसीज थी, और बर्ड फ्लू की वजह से मींस शट डाउन सप्लाईज ऑफ पोल्ट्री export and from several Asian countries। तो such epidemics demonstrate the growing interdependence of states। अब देखिए एक अकेली कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू कम टुगेदर ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, कोऑपरेशन किया जा सके। ऐसे विच डिसीजेस टू बी एडेड इन एम्बिट ऑफ सिक्योरिटी। एन इश्यू में बी कॉल्ड अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम अगर ये थ्रेटनिंग है, यानी वेरी एग्जिस्टिंग टू द रेफरेंट है, जैसे इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है। precise nature of this threat may be different। example क्या है, Maldives may feel threatened by global warming because a big part of its territory may be submerged with the rising sea level। ये हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और साउथ सदर्न अफ्रीका HIV poses a serious threat as one of the 6 adults has the diseases। ऐसे 1994 में the Sea tribe ने रवांडा जैसे हुआ था, रवांडा में they face a threat of its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by the rival Hutu tribe। यानी इस ट्राइब के लोग, इतने लोग मारे गए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दिस शोज द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी लाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी वेरी अकॉर्डिंग टू लोकल कंटेक्स्ट। हमें सोचे कि सिर्फ ट्रेडिशनल है, तो ऐसा तो नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल का भी उसमें रोल हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज है जो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें कोऑपरेशन क्यों जरूरी है। जितने भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी हैं उसमें कोऑपरेशन चाहिए रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। जैसे सम स्ट्रेटजीज मस्ट बी इवॉल्व्ड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में बी बायलैटरल बिटवीन टू कंट्री, रीजनल या कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल, और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आल्सो इन्वॉल्व ए वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन है, अब देखिए इसकी बात करते हैं, यूएन हो गया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर द वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, या प्राइवेट फाउंडेशंस इन चैरिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, मींस सब हैं, ये कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकती हैं और इनको आगे आना चाहिए जब हमें लगता है कि किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग हैं। जैसे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में देखिए, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, यानी फोर्स तो सबसे लास्ट रिजोर्ट है जब आपको लगता है कि कोई और सॉल्यूशन नहीं बचा। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है मे हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स टू डील विद गवर्नमेंट दैट किल देयर ओन पीपल और इग्नोर द माइजरी ऑफ देयर पॉपुलेशन हु आर डिवास्टेटेड बाय पॉवर्टी, डिसीज एंड कैटास्ट्रॉफी। इसके अलावा देखिए इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो फर्स्ट नंबर पे देखिए, यानी इंडिया में जो है ना, अगर देखें इंडिया हैज फेस ट्रेडिशनल में मिलिट्री और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। इसकी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, 4 ब्रॉड कंपोनेंट। पहले क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, क्योंकि इंडिया में देखिए जो 1947-48 यानी पाकिस्तान के साथ वॉर, फिर चाइना के साथ वॉर, तो इंडिया ने इसी चीज पर फोकस किया कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को। तो पहला पॉइंट आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि ये वाला एज इट इज हेडिंग दे सकते हो। इंडिया की जो डिसीजन है, इन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में इसीलिए जस्टिफाई किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड फर्स्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। अब बात करते हैं दूसरा, जो सेकंड कंपोनेंट इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का है, वो क्या, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जैसे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सपोर्ट किया था कॉज ऑफ एशियन सॉलिडेरिटी, डिकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट और यूएन एज ए फोरम इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट वुड बी सेटल्ड। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंडिया ऑल्सो टुक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट ए यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम for all the countries to have same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction। जब आपको मैं बताया पीछे अभी डिस्कस किया 1967 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन किए जाने की बात कर रही थी, तो उसमें यही बात आ रही थी कि कुछ कंट्री जो ऑलरेडी कर चुकी हैं उनको तो अलाउड है बट नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो इन बातों को इंडिया ने उजागर किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे इकोनॉमिक में देखिए, यानी कुछ एक ऐसी चीजें हैं, इट आर्ग्यू फॉर एन इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी। ऐसी ऑर्डर यानी इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या होता है, एनआईईओ, और मोस्ट इंपोर्टेंट इट यूज नॉन अलाइनमेंट टू हेल्प कार्व आउट एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ टू सुपर पावर। तो इंडिया joined 160 countries that have signed and ratified 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing emissions of greenhouse gases to check global warming। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी को लेकर अपनी भी और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को लेकर अवेयर है। ऐसा नहीं कि इंडिया सोचता है कि नहीं सिर्फ हम अपने बारे में सोचे, नहीं। इसके अलावा तीसरा क्या है, इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी है टू गियर टुवर्ड मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन कंट्री। जैसे सेवरल मिलिटेंट ग्रुप हैं फ्रॉम एरिया सच एज नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर। अब ये जो विद इन द कंट्री है ना, इनको भी कंट्रोल करना इंडिया ने अब सोचा है कि इसको करना ही पड़ेगा। जैसे सिस्टम विच अलाउज डिफरेंट कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ पीपल टू फ्रीली आर्टिकुलेट देयर ग्रीवेंसेस एंड, यानी ऐसा कुछ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है ताकि सबको अपनी बात कहने का राइट मिले। और नंबर 4 क्या है, इंडिया वांट्स टू डेवलप इट्स इकोनॉमी in a way that vast mass of citizens are lifted out of poverty, misery and huge economic inequality are not allowed to exist। तो attempt has partially succeeded, we are advancing towards, यानी हम जो किस तरफ जा रहे हैं, towards overcoming poverty and inequality, yet democratic politics allows spaces for articulating the voice of poor and deprived citizens। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए भी कदम उठाए हैं, उन लोगों की सिचुएशन को बेटर करने का भी इंडिया जो है प्रयास कर रहा है जो बहुत करीब रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं इंडिया ने 4 कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस किया है। पहले अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि अपनी नेबर कंट्री की इश्यू थी, फिर कुछ दूसरा और चीजों को भी, है ना। तो विद दिस एक्सप्लेनेशन आई जस्ट स्टॉप द वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।